गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा जगत में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि किस शिक्षण विधि के माध्यम से किस पाठ को पढ़ाया जाए। ये डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर कि शिक्षक किस टॉपिक के लिए कौन सी विधि का चयन करेगा, और वो विधि का चयन करता है विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर यदि उच्च है तो शिक्षण विधि वो व्याख्यान आदि कोई भी चुन सकता है, लेकिन मध्यम मानसिक स्तर के बालक हैं या निम्न मानसिक स्तर के बालक हैं तो उनके लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को चुनना पड़ेगा, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। इन शिक्षण विधियों में बालक अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षक कम। लेकिन शिक्षक का ये दायित्व है कि बालकों को जहाँ भी प्रॉब्लम्स आएँ उनको पथ प्रदर्शन करे, उनको बताए, बालकों की क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनके मानसिक स्तर के अनुसार टॉपिक्स को उनके सामने प्रस्तुत करें। अपनी शिक्षण विधि को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अपनी विषय वस्तु को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री भी शिक्षक काम में ले सकता है। ऐसी ही नई शिक्षण विधियों में एक शिक्षण विधि है जिसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन से तात्पर्य है मस्तिष्क में हलचल, मस्तिष्क में तूफान। हलचल किस लिए, तूफान किस लिए? विषय वस्तु को सीखने के प्रति प्रेरित करने के लिए। उसके सामने स्थितियां कक्ष में ऐसी क्रिएट की जाती हैं कि बालक आसानी से उस समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हो जाता है, एक दूसरे की सहायता करता है और एक दूसरे से सहायता लेता है। जिस तरह से हम अपने परिवार में रहते हैं तो सामूहिक रूप से चिंतन करते हैं, किसी भी ऐसी कोई विषय आ जाता है, कोई टॉपिक आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से कक्ष में भी सब बालक और शिक्षक मिलकर किसी एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं सामूहिक रूप से। अगर शिक्षक की कक्षा बड़ी है तो 10-10 विद्यार्थियों के इसमें दल भी बनाए जा सकते हैं और उनके माध्यम से किसी एक सामाजिक समस्या को लेकर उस पर मंथन किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है। जब तक हम बालक को किसी चीज़ के प्रति प्रेरित नहीं करेंगे, बालक उस ओर अपना दृष्टिकोण, अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे सामने एक ऐसा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ऐसा थ्योरी है SR L। पूरी शिक्षण प्रक्रिया इन 3 चीज़ों पर चलती है, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। हम बालक के सामने कोई भी चीज़ रखते हैं, हम अपनी मुट्ठी में कोई एक जेब में से एक सिक्का निकाला, बालक को सामने कर दिया, अच्छा बच्चों बताओ इसमें क्या है, ये क्या है तक की जो स्थिति है, यह है स्टिमुलस। बालक ने कहा आपके हाथ में चौक है, दूसरे ने कहा आपके हाथ में सिक्का है, तीसरे ने कहा आपके हाथ में माचिस है, किसी ने कुछ, अलग अलग सारी चीज़ें बताई। ये बताना क्या है, रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स सही आए, इसके लिए हमें स्टिमुलस भी सही बालकों के सामने रखना पड़ेगा, अर्थात बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए हमें बालकों के सामने ऐसे प्रसंग रखने पड़ेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं और हमारे टॉपिक के प्रति बालक पढ़ने के प्रति आकर्षित हो जाएं, प्रेरित हो जाएं और हमारे टॉपिक के ऊपर मंथन करना प्रारंभ कर दें। कोई भी सामाजिक समस्या हो सकती है, जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी के ऊपर हमें सब बालक एक दूसरे उन छोटे ग्रुप बनाकर 10-10 बालकों के अपनी दीदी समस्या, अब वो उस समस्या को 10 बालकों में उस पर मंथन करेंगे। उस मंथन के बाद ये डिसाइड होगा कि समस्या का समाधान क्या है। जब बालकों को हमने यहाँ बताया कि बेरोजगारी के क्या परिणाम हैं और क्या कारण हैं, जब उनको कारण समझाए, ये कारण जो हैं ये स्टिमुलस हैं, उन कारकों के माध्यम से, उन कारणों के माध्यम से बालक चिंतित हो जाएगा, उसके मस्तिष्क में हलचल पैदा हो जाएगी, अरे ऐसा हो रहा है, अरे उससे हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा। इस तरह से बालक एकदम से चिंतित हो जाता है और वो अपने मस्तिष्क को इधर उधर दौड़ाता है, और ये जो स्थिति है यहाँ की, यही मस्तिष्क उद्वेलन है।
यानी हमने बालक के सामने समस्या का प्रस्तुतिकरण ऐसे तरीके से किया कि बालक ने उस समस्या को अपनी स्वयं की समस्या समझा। जब हम किसी भी अपने स्वयं के काम को करते हैं तो ज़्यादा तन्मयता से करते हैं, बजाय दूसरे के काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या जो हमारे जीवन से संबंधित चीज़ नहीं है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ये एक मानवीय स्वभाव है। ये 100 में से 100 लोगों का काम है, किसी 99 या 98 का नहीं। सब लोग ऐसा सोचते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आप मार्केट जाके मेरा ये काम कर देना, ये चीज़ें ले आना। आप उसको प्रेशर में लाएंगे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, हमारे टीचर ने कहा है, ये चीज़ हमें लानी है, सिर्फ इसलिए। मान लीजिए मैं एक साधारण आदमी हूँ और आप वहाँ से निकल के जा रहे हैं, मैं कह देता हूँ बेटा ये काम करके मुझे मेरे ले आना, आप नहीं लाएंगे। तीसरी बात, आपके घर वालों ने कह दिया आपसे कि आपको ये काम करके लाना है। उसमें क्या चीज़ है, जैसे आपने 3 दिन लगातार अपने गार्जियन से कहा कि मुझे किताबों की ज़रूरत है, मुझे किताब चाहिए। आपके गार्जियन ने कहा ये लो, ये पैसे ले जाओ और किताब ले आना। आप जो 2 स्थितियाँ पीछे थी, एक प्रेशर वाली, एक अननोन वाली, उन दोनों से बेहतर तरीके से काम आप इसमें करेंगे, क्योंकि वो किताबों का मैटर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो मेरे वाला कारण था, मार्केट जाके मेरा ये काम कर देना, जो मैं कह रहा था, उसमें आप इंटरेस्ट तो लेंगे, लेकिन इसलिए लेंगे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे हमसे बड़े हैं और हमारे आदरणीय हैं, इसलिए हो सकता है। लेकिन जो सिचुएशन थर्ड थी, आपके स्वयं की थी, उस सिचुएशन को आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया। उस सिचुएशन की सी स्थिति इन दोनों स्थितियों में नहीं बनी। यही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। कक्ष में जब हम प्रश्न पत्र बालकों को बांटते हैं, कोई प्रश्न बालक को नहीं आता है तो कभी वो इस तरह से ऊपर देखता है, कभी इधर उधर देखता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर उसके कैरियर से जुड़े हुए हैं। अगर वो ऐसा उस प्रश्न को हल नहीं करता है तो उसके नंबर कटेंगे। लेकिन दूसरा विषय हिंदी है, इंग्लिश कंपलसरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या पर्यावरण शिक्षा है, इन चारों के नंबर आपके डिवीजन में नहीं जुड़ेंगे। तो आप उनमें से कोई प्रश्न छूट रहा होगा तो उसके प्रति चिंतित नहीं होंगे। ये दोनों स्थितियां ही यहाँ काम करती हैं। पहली स्थिति स्टिमुलस की है। हम बालक के सामने जैसा स्टिमुलस रखेंगे वो हमें रेस्पॉन्स भी ऐसा ही देगा, और रेस्पॉन्स पर ही आधारित हमारी लर्निंग है। यानी इस तरह से ये एक साइकिल हो गई। यहाँ से चलेंगे यूँ, यहाँ से चलेंगे यूँ, और यहाँ से फिर दोबारा चलेंगे यूँ, फिर चलेंगे यूँ, फिर चलेंगे यूँ। इस तरह से ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को यहाँ मस्तिष्क उद्वेलन कहा गया है। हमारे जयपुर की एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उनका नाम है संतोष मित्तल, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में काम करते हैं। उन्होंने इसके 5 स्टेप बताए हैं कि हम मस्तिष्क उद्वेलन, जब बालक के मस्तिष्क उद्वेलन के माध्यम से बालकों को पढ़ाएं, बालक को जो उद्वेलित करें, तो इन सोपानों को ध्यान रखें। पहला, समस्या अनुभूति। मतलब समस्या का प्रस्तुतिकरण ऐसे ढंग से करें कि वो समस्या की उनको अनुभूति हो, उस समस्या को वो अपने स्वयं की समस्या समझें। जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि जब तक आप उसको व्यक्तिगत जीवन से उस समस्या को नहीं जोड़ेंगे, उस प्रकरण को नहीं जोड़ेंगे, बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। दूसरी जो बात है वो है समस्या की व्याख्या। समस्या से तात्पर्य या प्रकरण से है। हमें समस्या का प्रस्तुतिकरण, उसकी व्याख्या बड़े अच्छे और रोचक ढंग से करनी है, जिससे बालक उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। तीसरा है समस्या का विश्लेषण।
चौथा है आंकड़ों का संकलन। समस्या के विश्लेषण और आंकड़ों के संकलन से क्या तात्पर्य है? समस्या को अच्छे तरीके से विश्लेषित करना है। आपको इस पार्ट पर काम करना है, आपको इस पर करना है, आपको इस पर करना है, इस तरह से क्रमबद्ध रूप में हमें उनके सामने रखना है। उससे रिलेटेड जो साहित्य उन्होंने एकत्रित किया, उस साहित्य से जो आंकड़े उन्होंने लिए, उनको यहाँ संकलित हमने किया। इसके बाद संभावित संसाधनों की खोज। जो हमने समस्या चुनी है, जो टॉपिक चुना है, उसके लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं, हमें उनको सॉल्यूशन के लिए, जो हमारे समस्या के निराकरण के लिए काम में आएंगे, उन चीज़ों का भी हमें पता कर लेना चाहिए एवं उनका परीक्षण। जो संसाधन हमारे पास हैं वो हमारे काम के हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं वो आउटडेटेड हो गए हों, इस चीज़ का भी हमें पता कर लेना चाहिए। और लास्ट है मूल्यांकन। इस तरह से ये स्टेप्स हैं इसके, इस हिसाब से हमें समस्या का सॉल्यूशन करना है। और जिसके मूल्यांकन में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो बालकों ने विचार दिए या सुझाव दिए, क्या वो व्यावहारिक हैं? इसका मतलब इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास बालकों के सुझाव आए थे, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं उससे कक्षा की अव्यवस्था फैल जाए, ऐसा तो नहीं कि समस्या का समाधान ही ना हो पाए, ऐसा तो नहीं कि उसके और दुष्परिणाम हो। इस तरह से हमें उनको देख लेना चाहिए कि जो बालकों ने हमें विचार दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो व्यावहारिक हैं अथवा नहीं। और जो सुझाव दिए हैं, क्या उनके आधार पर वो स्वयं अपने बलबूते पर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन बातों को ध्यान में रख के इन सोपानों पर आधारित हमें ये शिक्षण कराना होता है और फिर हमें आगे बढ़ना होता है। अब बात आती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करते समय, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सावधानियां सभी चीज़ों में बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो लापरवाही के कारण बालक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, और ये जो एज होती है आप लोगों के एज ग्रुप की, या कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों की, वो चंचलता उनमें ज़्यादा होती है। इसलिए उनको पहले कुछ चीज़ों से बांध दीजिए। शिक्षक उनको निर्देश दे कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। शिक्षक को भी अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि किस किस एक्टिविटीज़ पर हमें ध्यान देना है, किस किस एक्टिविटीज़ पर नहीं देना है। तो इसके प्रयोग के समय ध्यान देने योग्य बातें। पहली बात, पहले क्या बात ध्यान देनी होगी, जो भी हमने समस्या चुनी है उस समस्या के मंथन के लिए बालकों को हमें पर्याप्त समय देना चाहिए। ये नहीं कि आपको 40 मिनट के अंदर ही आपको करना है और बालक महसूस करते हैं कि 40 मिनट में ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए हमें 20 मिनट और एक्स्ट्रा चाहिए,
तो उन्हें 60 मिनट देने चाहिए। अर्थात समय का विशेष ध्यान रखा जाए। और बालक यदि कहता है कि साहब हम तो 20 मिनट में कर देंगे और आप महसूस करते हैं कि 20 मिनट में समस्या सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो बालकों से इसके संबंध में तर्क वितर्क करें कि आप 20 मिनटों में इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बालक अपनी बात कहेगा, यदि उसकी बालक की बात वाजिब है तो उसे स्वीकारना चाहिए। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना है। और दूसरा है दूसरों की आलोचना पर प्रतिबंध। शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने ऊपर, दूसरा बालकों के ऊपर इस बात का प्रतिबंध लगाए कि उसे किसी भी स्टूडेंट की आलोचना नहीं करनी है, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना। हतोत्साहित करेंगे तो उसकी जो मस्तिष्क में हलचल हमने पैदा की है वो हलचल उसकी शांत हो जाएगी। और जब बालक के मस्तिष्क की हलचल शांत हो जाती है, समझ लीजिए वो इतना ही धीरे पड़ेगा, वो समझने में इतना ही पीछे रहेगा। इसलिए हमें बालक के मस्तिष्क में हलचल सदैव बनाए रखनी है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की आलोचना कोई बालक करता है तो उसे रोकें, कोई शिक्षक करता है तो उसे अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है दूसरों की बातों पर विरोध का निषेध। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई बालक किसी दूसरे बालक की बात का विरोध करता है तो उसे वहीं रोक दें। किसी की बात का विरोध नहीं करें। बालकों को प्रजातांत्रिक माहौल हमें देना है। बालकों को सारे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी समस्या का समाधान पाने का अधिकार है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई बालक किसी भी बालक की बुराई करता है तो उसे हम रोकें और सोचने, मनन करने व तर्क करने की स्वतंत्रता। हमको चाहिए कक्ष में बालक किसी चीज़ पर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और चिंतन और मनन के आधार पर तर्क कर रहा है तो उसको स्वतंत्र है, वो अपनी बात रख सकता है। ये नहीं कि हम उसे दबा दें या हम उसे बिठा दें या दूसरे स्टूडेंट्स उसको कह दें कि आप बैठ जाइए या आप गलत करें। इन सारी बातों को हमें रोकना है। अपने विचारों को खुलकर रखने की छूट। इसका तात्पर्य है कि बालकों को प्रजातांत्रिक माहौल में रखें, उनको पूरी स्वतंत्रता दें कि वो अपने विचारों को खुलकर रखें और जब तक बालक अपने विचारों को खुलकर नहीं रखेगा वो अपनी बात कह नहीं पाएगा। इस तरह से हम किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। यदि हम दूसरों के विचारों को रखने की मनाही करेंगे और शिक्षक स्वयं ही कहेगा तो उसके मस्तिष्क में स्टॉर्मिंग होगी कहाँ से। स्टॉर्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि बालक क्या कहना चाहता है उसे तसल्लीपूर्वक शिक्षक को सुनना चाहिए और उसके बाद बालक की बात सुने। और लास्ट है
अपने सुझाव, शिक्षक अपने सुझाव भी दे। शिक्षक को लगे कि इसमें सुधार की कुछ गुंजाइश है तो शिक्षक को तर्क करना चाहिए, बालकों से अपने विचार रखने चाहिए। और उनको शिक्षक को लग रहा है कि बालक कन्फ्यूज हो रहे हैं तो उस कन्फ्यूजन को भी हमें दूर करना है, तभी बालकों के मस्तिष्क में सही तरीके से स्टोर्मिंग होगी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये 6 जो बातें हैं, इन बातों पर ध्यान रखने के बाद ही हम मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया कक्षा कक्ष में प्रारंभ करें। ये इतनी अच्छी विधि है, इसके माध्यम से बालक में स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बालक स्वयं इस करके सीखता है। अब बात करते हैं इसके गुण क्या हैं या लाभ क्या हैं। पहला, व्यूह रचना से सृजनशीलता विकसित होती है। नंबर 2, यानी मस्तिष्क उद्वेलन के माध्यम से हम जो व्यूहरचना शिक्षण की कर रहे हैं, कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए जो हम कर रहे हैं, उससे बालक में सृजनशीलता का विकास होता है और उसके भावी जीवन में वो बहुत सफलता पूर्वक किसी भी चीज़ पर आसानी से वो सोच विचार कर सकता है, उसका समाधान कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि मस्तिष्क उद्वेलन पढ़ाने के लिए जो व्यूहरचना हो वो बालकों पर आधारित हो, बालकों के द्वारा करवाई गई हो, ताकि बालक किसी भी समस्या को समाधान के लिए भावी जीवन में तैयार हो सकें। समस्या का मौलिक समाधान मिलता है। समस्या का मौलिक समाधान कैसे मिलता है? क्योंकि बालक चिंतन मनन के बाद, सभी लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसलिए वो कार्य मौलिक हो जाता है, किसी की नकल नहीं हो सकती, किसी दूसरे के कार्य पर सील लगाना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक कार्य है, क्यों सब लोगों ने मिलकर उस कार्य को संपादित किया है, सब लोगों ने मिलकर उस समस्या का समाधान किया है, इसलिए हम उसे मौलिक समाधान कहते हैं। स्वतंत्र चिंतन के अवसर, यह विधि इतनी अच्छी विधि है कि इसमें बालक को स्वतंत्र चिंतन के अवसर मिलते हैं। इस कक्षा कक्ष का माहौल प्रजातांत्रिक होता है, बालक अपनी बात आसानी से कह सकता है, बालक की बात का कोई विरोध नहीं करता, बालक को कोई हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि सब उसे सपोर्ट करते हैं, उसके सहपाठी भी और शिक्षक भी। इस तरह से यह विधि बहुत अच्छी है, इससे बालक में स्वतंत्र चिंतन विकसित होता है। शिक्षण व्यूहरचना मनोवैज्ञानिक शिक्षक व्यूहरचना मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित। यह जो विधि है, इस विधि के माध्यम से जो शिक्षण व्यूहरचना करते हैं वो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक व्यूहरचना से क्या तात्पर्य है? मनोवैज्ञानिक व्यूहरचना से तात्पर्य है कि बालकों की क्षमताओं का, बालकों की रुचियों का, बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान रखकर शिक्षण कराया जाना चाहिए। ठीक वही मस्तिष्क उद्वेलन में किया जाता है। शिक्षक जो 10-10 बालकों के छोटे छोटे ग्रुप बनाता है, तो उस ग्रुप में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सब में समानता, एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता से तात्पर्य है कि उनका मानसिक लेवल समान हो, उन सब बालकों की जो रुचि है वो एक जैसी हो, उनका दृष्टिकोण एक जैसा हो, उनके एटीट्यूड एक जैसा हो, सारी चीज़ें उन बालकों में मिलती जुलती हों।
और शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित, अर्थात जो व्यूहरचना की गई है वो कक्षा कक्ष में किसी प्रकरण को लेकर की गई है। उसका जो एटीट्यूड है शिक्षक का वो ये है कि मैं अपने पाठ को इस विधि के माध्यम से पूरा कराऊं, बालकों में क्रिएटिविटी डेवलप हो और एक नई चीज़ हमारे सामने निकल के आए। और उच्च कोटि का चिंतन, स्तर विकसित। इस विधि के माध्यम से बालक के मानसिक क्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए वो उच्च कोटि का चिंतन करता है और उच्च कोटि के चिंतन के आधार पर उसके मस्तिष्क में जो बातें आती हैं वो सामने शिक्षक के सामने रखता है, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। इस तरह से इस शिक्षण विधि के ये 5 गुण हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों को भी आपको बताता हूँ। उन्हें हम दोष या कमियां कुछ भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स। पहला दोष क्या है? यह विधि बहुत ही समय और श्रम दोनों बहुत खर्च करवाती है। समय व श्रम की दृष्टि से खर्चीली, यानी इसमें समय बहुत अधिक लगता है, मेहनत भी बालकों को बहुत अधिक करनी पड़ती है और उनके मस्तिष्क पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बालक की जो दूसरी तरफ और ध्यान था, दूसरे विषयों की तरफ ध्यान था, वो वहाँ से डाइवर्ट होकर सिर्फ एक ही विषय पर आ जाता है। और जिस पाठ को हम एक 40 मिनट के या 30 मिनट के कालांश में पूरा कर सकते हैं, मस्तिष्क उद्दोलन के माध्यम से उसमें 1 दिन भी लग सकता है और ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए इसमें समय और श्रम दोनों ही बहुत अधिक लगते हैं। दूसरा, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा ही संभव, यानी हर शिक्षक इसे इसके माध्यम से नहीं पढ़ा सकता। केवल जो इस विधि के माध्यम से प्रशिक्षित अध्यापक है वही इस विधि का प्रयोग करके कक्षा कक्ष में कक्षा शिक्षण करा सकता है अथवा नहीं करा सकता। इसलिए भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। और हमारे यहाँ विशेषकर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ज़्यादा संख्या में नहीं हैं, इसलिए यह विधि भारत जैसे देश में ज़्यादा प्रभावी नहीं है। और एक और दोष है इसका, छोटी कक्षाओं से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अप्रभावी, यानी छोटे बच्चे इतना सोचते नहीं हैं, इतना उनका मानसिक स्तर नहीं होता, इतना चिंतन नहीं कर पाते जितना चिंतन इस विधि के माध्यम से हमें करना होता है। इसलिए यह विधि छोटे बच्चों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। और लास्ट है अंतर्मुखी छात्रों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं। यानी अंतर्मुखी से तात्पर्य कम बोलने वाले बालक जो अपनी बात किसी के सामने नहीं कह पाते, संकुचित स्वभाव के भी साधारण भाषा में इनको कह सकते हैं, इसलिए इन बालकों का मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमें चाहिए कि इस विधि का उपयोग करें, उसमें देख लें कि अंतर्मुखी छात्रों की संख्या कितनी है। यदि अंतर्मुखी छात्रों की संख्या इसमें अधिक है तो हमें इस विधि को अवॉइड करना चाहिए और किसी दूसरी विधि के माध्यम से बालकों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि इन 4 दोषों को यदि इसमें से हटा दें तो यह विधि बहुत ही उपयुक्त विधि है और इससे बालक कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर दोनों जगह
बहुत ही सक्रिय रहते हैं और जल्दी इसके माध्यम से सीखते हैं और करके सीखने की टेक्निक्स पर ही आधारित है, इसलिए इसके माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। धन्यवाद।